वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी अर्थ दो टाइप के मोशन करती है, फर्स्ट रोटेशन और सेकंड रिवॉल्यूशन। यह जो मोशन है इसमें रोटेशन जो है वह ओन एक्सिस के अराउंड होता है और जो रिवॉल्यूशन है वो सन के अराउंड होता है। और बाय दिस मोशन मतलब इन मोशंस के द्वारा डे और नाइट होते हैं। इसके अलावा सीजनल चेंज भी होता है, जो मौसम बदलने की घटना होती है वह भी इन्हीं के द्वारा होती है। यह सब हम देखते हैं और हम यह भी जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर एक ह्यूज अमाउंट में वाटर है। हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर एक बड़ी मात्रा में वाटर मौजूद है। इनफैक्ट जो लैंड एरिया है उससे कहीं ज़्यादा वाटर ही है। इसी वजह से स्पेस से देखने पर हमारा जो प्लेनेट है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। वाटर की एग्जिस्टेंस की वजह से ही ऐसा होता है। और आगे जब हम मतलब ये जो वाटर है इन्हें हम किस रूप में देखते हैं? ओशियंस के रूप में देखते हैं। ज़्यादातर मात्रा इसकी ओशियंस के रूप में है, अलग अलग ओशियन है। और आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी देखेंगे इसी जियोग्राफी के ही लेक्चर में, तो वहाँ हम पाएंगे कि ये सारे ओशियंस आपस में मिले हुए थे एक ज़माने में और इन्हें कंबाइंड रूप से पैंथालासा कहते थे। बाद में इसी पैंथालासा का विभाजन होता है, इसमें कॉन्टिनेंट बंटने लगते हैं और उसके बाद पैंजिया के टुकड़े होते हैं और पैंथालासा भी अलग अलग ओशियंस में डिवाइड हो जाता है। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर होती है, एक बात ये स्पष्ट है कि अर्थ पर बहुत पहले से ही वाटर की एग्जिस्टेंस है। वाटर जो है वो बहुत पहले से ही पाया जाता है, चाहे वो पैंथालासा के रूप में हो चाहे अलग अलग ओशियंस के रूप में हो। और यह जो वाटर है यह लिक्विड है और लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब लिक्विड के अंदर एक गुण होता है कि वह स्टेबल नहीं होता, वह सॉलिड्स की तरह नहीं होता कि स्टेबिलिटी उसमें होती है कि जहाँ रख दिया वहीं का हो गया। उसे अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो बहने लगेगा, उसमें फ्लो होने लगेगा। और यही जो फ्लो होता है यही अर्थ के सरफेस पर जब होने लगता है तो इसी को हम टाइडल वेव्स के रूप में देखते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो इसी पर डिपेंड रहने वाला है। हम टाइड्स और टाइडल वेव के बारे में देखेंगे, वहाँ पर सिजगी का प्रोसेस क्या होता है उसको देखेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बैनर आप बहुत देर से जो पंपलेट देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे कोर्सेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया जाता है। और वर्तमान में ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फुल स्टडी मटेरियल और कंप्लीट गाइडेंस के साथ, तो नीचे जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2 ऑप्शन आपके पास है। एक तो वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता और वहाँ पर आपको जितने भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे उससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा यूट्यूब सबसे अच्छा जरिया है। यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे वर्तमान में चल रहे हैं उनसे आप जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक भी पहुँचेगा और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक मत करिए, तब कमेंट में बताइए कि हमारे अंदर कमियाँ क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ उसमें पसंद नहीं आई और आप किस तरह के सुधार चाहते हैं। तो अपने विचारों को आप कमेंट में लिख सकते हैं, निसंकोच लिखिए। और वीडियोस को आप बार बार देखिए, सुनिए और उससे नोट्स बनाइए। ये सब कुछ अच्छी बातें हैं। अब चलते हैं आगे और जो टाइडल वेव है उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये जो फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये टाइडल वेव का ही है, ये कोई सुनामी नहीं है। इसे आप सुनामी मत समझिएगा, ये असल में टाइडल वेव ही है, लेकिन थोड़ा बड़े लार्ज अमाउंट में है। इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। और इस चैप्टर में हम वाटर के मूवमेंट को ही देखने वाले हैं, जिस पर हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसमें विस्कोसिटी से ज़्यादा जो वाटर का मूवमेंट यहाँ अर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, अर्थ के संदर्भ में देख रहे हैं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। विस्कोसिटी तब रिस्पॉन्सिबल होगी जब हम सरफेस पर किसी लिक्विड को गिराकर उसकी गति का अध्ययन करेंगे, उसके फ्लो को देखेंगे, तब वहाँ पर हम विस्कोसिटी को ज़्यादा मीजर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो असली फोर्स काम करता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ये अकेले जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन और जितने भी फोर्स हैं वो इसके आगे नगण्य रह जाते हैं, नेग्लेजिबल हो जाते हैं। असली जो इसमें बड़ा खेल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, जिसकी वजह से इतने बड़े अमाउंट में वाटर जो है वो ऊपर नीचे उठता है और फिर नीचे गिर जाता है। आपने ज्वार और भाटा का नाम सुना होगा। तो ज्वार का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, और भाटा मतलब नीचे गिर जाना या पीछे हट जाना। तो ये जो उतार और चढ़ाव पृथ्वी के सरफेस पर जो वाटर है उसमें होता रहता है, इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है। और यह जो ग्रेविटी है यह 2 सेलेस्टियल बॉडीज की वजह से होती है। अब ये 2 सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी हैं तो आइए देख लेते हैं। पहला तो है सन और दूसरा है मून। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं
ये है हमारा हंसता हुआ सन, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल हमारे सौर मंडल का पिता यानी हमारा फादर। और इसके अलावा ये है मून, छोटा सा चंदा मामा, और ये है हमारी मदर अर्थ। तो इस प्रकार से हमारी कुछ कंडीशन है। हालांकि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ये हमेशा नहीं होते, इनकी जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि तीनों ही मूवमेंट करते हैं। हम जानते हैं कि जो सन है वो गैलेक्सी के अराउंड, मतलब गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। वैसे ही मून और अर्थ में भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन के जो प्रोसेस है वो होते रहते हैं। तो मूवमेंट हमेशा चलते रहते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन है या कंडीशन है यह हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब होती है तो क्या होता है इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर जो वाटर है, ये जो अर्थ का फिगर आप देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो किस वजह से है? वाटर के अमाउंट की वजह से ही है। एक लार्ज अमाउंट में वाटर यहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है, और उसी की वजह से हमारी अर्थ का जो कलर है वो नीला दिखाई देता है, नीले रंग की दिखती है। आपने गूगल अर्थ वाला जो एप्लीकेशन होता है उसमें भी देखा होगा, और स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर की एग्जिस्टेंस की वजह से जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसमें ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होकर हमें दिखाई देती है, विजिबल होती है, और इसी वजह से पूरी अर्थ का सरफेस जो है वो ब्लू दिखाई देता है मैक्सिमम। इसी चीज़ को हम यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर ग्रेविटी दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की काम करती है, एक तो सन की और दूसरा मून की। अब बताइए ग्रेविटी किसकी ज़्यादा होगी? मून की ज़्यादा होगी कि सन की ज़्यादा होगी? बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा ग्रेविटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि सन के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होगी। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा पूरे हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। इसकी तुलना में जो मून है वो बेचारा कुछ नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अर्थ के सरफेस पर जो वाटर में उतार और चढ़ाव की घटना होती है, मतलब टाइडल वेव जनरेट होती है, उसमें बड़ा हाथ मून का होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होता है अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों? तो डिस्टेंस भी कोई चीज़ होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला क्या कर लेगा? ग्रेविटी भी तभी काम करती है जब डिस्टेंस थोड़ी कम होती है। डिस्टेंस के बढ़ने पर ग्रेविटी की जो मात्रा है उसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है, और यही वजह है कि यहाँ पर सन की ग्रेविटी ज़्यादा होते हुए भी डिस्टेंस बीच की ज़्यादा है। अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा दूरी है। इसी वजह से उसकी ग्रेविटी उतनी असरदार नहीं रह जाती। ये बीच की डिस्टेंस जो है ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देती है। और मून जो है वो काफ़ी नज़दीक है अर्थ के, ये तो इसका सैटेलाइट ही है, तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में फंसा हुआ है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो यह इसके कहीं ज़्यादा करीब है। तो इसकी ग्रेविटी यहाँ ज़्यादा असर दिखाती है, और इसी वजह से इसका असर पड़ता है ओशियन के वाटर पर, और उसमें उतार और चढ़ाव होते हैं। इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए इसे पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पीडीएफ में आप टाइड की डिफिनेशन देख रहे हैं। टाइड्स जो होते हैं उनकी डिफिनेशन को आप देख लीजिए। द राइज एंड द फॉल ऑफ ओशियन वाटर। राइज मतलब क्या? ऊपर की ओर उठना, और फॉल मतलब नीचे की ओर गिरना, वही ज्वार और भाटा की बात कही जा रही है। तो ऐसा जब ओशियन के वाटर में होता है, और किस कारण से? तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। जो गुरुत्वीय खिंचाव होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसके रीजन से जब ओशियन के वाटर में राइज और फॉल होने लगता है। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसका है, या ग्रेविटेशनल पुल जो है वो किसका है? सन और मून का है। तो इस वजह से जो घटना अर्थ के सरफेस पर होती है, यानी ओशियन के वाटर में राइज और फॉल क्रिएट होता है, वही कहलाता है टाइड। मतलब अर्थ के सरफेस पर जो वाटर है उसमें हलचल मच जाती है, वह कभी ऊपर उठता है कभी नीचे गिरता है, और यह जो घटना है यह होती है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। और यह जो ग्रेविटेशनल पुल है यह सन और मून का होता है, और इसी इवेंट को हम कहते हैं टाइड। ये इवेंट कहलाता है टाइड। तो अब क्वेश्चन ये है कि टाइडल वेव क्या होती है? तो द वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस, मतलब इसके रिजल्टेंट के तौर पर जो वेव जनरेट होती है, जो वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं वाटर में, उसी को कहते हैं टाइडल वेव। अर्थ के सरफेस पर जो वाटर है, यानी ओशियन में जो वाटर है, उसमें इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वेव जनरेट होती हैं वही कहलाती हैं टाइडल वेव। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है, ऑल्दो द सन इज मच लार्जर देन द मून। यहाँ पर कहा गया है कि सन जो है वो मून की तुलना में कहीं ज़्यादा लार्जर है, यानी कहीं ज़्यादा बड़ा है, और ये बात हम सभी जानते हैं। हाउएवर, लेकिन तब भी यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द मून, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वह मून का ट्वाइस होता है। मतलब मून के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह ट्वाइस, यानी दोगुनी रफ्तार से काम करता है। किससे तुलना की जा रही है? सन से की जा रही है। तो सन की तुलना में यहाँ पर जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहीं ज़्यादा दोगुने स्तर पर काम करता है, और यही वजह है कि यहाँ पर
जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस के वाटर को ज़्यादा हिलाने में सक्षम होती है, ज़्यादा उसमें हलचल मचाती है। फिलहाल इसे पीडीएफ के रूप में आप देख लीजिए। दैट ऑफ द सन, द रीजन फॉर दिस इज दैट द सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ देन द मून। वही कहा गया है कि सन जो है वो अर्थ से कहीं ज़्यादा दूर है, उसकी तुलना में मून जो है वो ज़्यादा नियरेस्ट है, नज़दीक है। इसके बाद टाइड्स अकर ट्वाइस इन ईच प्लेसेस या प्लेस इन 24 आवर्स। टाइड्स जो हैं, ये जो टाइड होते हैं, टाइड की का जो इवेंट होता है, यह प्रत्येक प्लेस पर 24 आवर में 2 टाइम्स विजिबल होता है। तो 24 आवर का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये 2 टाइम्स यानी 2 बार विजिबल होता है। और ऐसा कब होता है? ये पूरे 24 घंटे में, यानी दिन और रात मिलाकर कम से कम 2 बार होता है। जो तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल एरिया है, उनकी बात की जा रही है। अब आप जो लैंड वाला एरिया है, जो स्थलीय जमीन है, वहां पर इसे खोजने लगेंगे तो कहाँ से मिलेगा? जहां पर ओशियन होगा वहीं तो टाइड बनेंगे। अच्छा, ये बातें हो गई। अब इसके अलावा एक कंडीशन इसमें है जिसको कि हम कहते हैं सिजगी। तो सिजगी की कंडीशन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है? जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? बीच से कहीं से भी बेंट ना हो, कहीं से भी उसमें मोड़ ना हो, एकदम सीधी हो, और उस लाइन से 180 डिग्री का एंगल जब जनरेट होता है तो ऐसे जो लाइन बनती है उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन क्या है? यह जो लाइन होती है यह 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर कोई भी लाइन 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, उसमें एंगल का डिफरेंस आ रहा है, कुछ और बन रहा है, मतलब कुछ और एंगल यहाँ पर बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगी। ये ज्योमेट्रिकल रूल है। तो ज्योमेट्री के रूल को वहीं छोड़ देते हैं। फिलहाल यहाँ स्ट्रेट लाइन की बात इसलिए कही गई क्योंकि तीनों की पोजीशन को यहाँ दर्शाना था, दिखाना था। तो इसमें जो कहा गया है उसको समझ लीजिए। जब सन, अर्थ और मून, ये मान लीजिए सन है, ये मान लीजिए मून है, और ये हमारी थोड़ी सी बड़ी अर्थ है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, यानी एकदम सीधी रेखा में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी, और इसके अलावा जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और दोनों का जो मिला जुला असर है, कंप्लीट इफेक्ट है या कंबाइंड इफेक्ट है, वो अर्थ के सरफेस के वाटर पर पड़ता है। और आप सोच लीजिए कि एक का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के सरफेस के वाटर को उठाने और गिराने में कितने बड़े पैमाने पर सक्षम होता है। और जब दोनों मिल जाएंगे तब क्या स्थिति होगी? तो ऐसे में एक बड़ा वाला जो टाइड है वो जनरेट होता है, और उसको हम लोग कहते हैं हाई टाइड। ये जो टाइड बनता है, जो टाइडल वेव इससे क्रिएट होती है, वो कहलाती है हाई टाइड। और इस हाई टाइड का रीजन होता है सन और मून का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो दोनों की मिली जुली जो ग्रेविटी होती है वो यहाँ पर कमाल दिखाती है। और यह जो कंडीशन है, यह जो सिचुएशन है, इसको कहते हैं सिजगी। यह जो कंडीशन है इसको हम लोग सिजगी कहते हैं। आइए इसे फिगर के जरिए देख लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो टेक्स्ट की तुलना में फिगर को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें सन भी है, अर्थ भी है और मून भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मून की 2 सिचुएशन है। एक बार इस तरफ, ये असल में मून जो है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती रहती है, अर्थात रिवॉल्व करती है, वैसे ही यहाँ पर जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन की वजह से इसकी सिचुएशन, मतलब जो कंडीशन है वो बदलती रहती है। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर हमारी अर्थ है, इन तीनों को आप देख रहे हैं, तो तीनों की एक साथ अगर स्ट्रेट लाइन में पोजीशन हो जाती है तो इस कंडीशन में दोनों की ग्रेविटी, दोनों कौन, मून और सन, यहाँ पर हमारा सन है, इसकी ग्रेविटी मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इस मून का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में ऐड हो जाता है, इसमें एडिशन हो जाता है, और इसका जो मिला जुला प्रभाव है, कंप्लीट या कंबाइंड इफेक्ट है, वो पड़ता है अर्थ के सरफेस पर, यानी यहाँ पर जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं वाटर वाला, उस पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लैंडस्केप पर नहीं पड़ता, लैंडस्केप पर भी पड़ता है, लेकिन वहाँ पर चूंकि वो ठोस एरिया है, सॉलिड एरिया है, तो उसका असर नहीं दिख पाता, मतलब उसका असर कम मात्रा में महसूस होता है, जिसे कि हम अनुभव ही नहीं कर पाते। और जो ओशियन का वाटर है वो लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है, और इस वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट वाला होता है, उसमें चलायमान होने की प्रवृत्ति होती है और वो उठने और गिरने लगता है। ये चीज़ है, इसे हमने देखा। यहाँ पर दोनों की ग्रेविटी आपस में जुड़ जाती है, और यही जो ग्रेविटी के जुड़ने से एक हाई टाइड वाली कंडीशन क्रिएट होती है, इसी को कहते हैं सिजगी। ये सिजगी की अवस्था है। तो सिजगी की डिफिनीशन आपने देखी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिजगी। यहाँ पर होता क्या है, सन, अर्थ और मून आर इन स्ट्रेट लाइन, और इसकी वजह से हाई टाइड का फॉर्मेशन होता है।
अब ये जो सिजगी की कंडीशन है ये क्रिएट कब होती है? तो दिस हैपेंस ऑन फुल मून एंड न्यू मून। यह कब दिखाई देती है? तो फुल मून डे और न्यू मून डे पर यह विजिबल होती है। यह जो सिजगी वाली कंडीशन है यह फुल मून डे पर विजिबल होती है, इसके अलावा न्यू मून डे में भी विजिबल होती है, मतलब दिखाई देती है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब समझ रहे हैं? इसको कहते हैं अपकेंद्र बल। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो अभिकेंद्र बल होता है और दूसरा अपकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और जो अपकेंद्र बल होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं उनका कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा हम महत्व देंगे, ज़्यादा जो प्रायोरिटी देंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस है। तो आइए पहले पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों फोर्सेस के बारे में भी देखेंगे। तो एक चीज़ देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल, इन दोनों के इफेक्ट से, इन दोनों का यहाँ पर इफेक्ट होता है। मतलब हमने देखा कि ग्रेविटी की वजह से, सन और मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सरफेस पर जो वाटर है उसमें उतार और चढ़ाव होते हैं, राइज और फॉल का क्रिएशन होता है। लेकिन सिर्फ वही अकेले जिम्मेदार नहीं होता, सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पर काम करता है। जो अपकेंद्र बल है वो भी यहाँ पर उत्तरदायी होता है, और इन दोनों के इफेक्ट से यानी ग्रेविटी और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों के इफेक्ट से यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक प्लेस पर 12 आवर के बाद टाइड क्रिएट होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए, ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो बाद की बात है, ऐसा होना चाहिए। मतलब दोनों ही फोर्स यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रेविटी भी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होना क्या चाहिए कि जो अर्थ है उसके हर कोस्टल एरिया में या जो ओशियन वाला पार्ट है उसमें 12 घंटे के बाद यानी 12 आवर के बाद टाइड क्रिएट होना चाहिए। लेकिन यह पर डे, मतलब यह जो कंडीशन है, यह जो सिचुएशन है, यह पर डे 26 मिनट डिले होती है। इसमें डिले होता है, यह देर से होती है। और कितनी देर होती है? तो 26 मिनट का डिले होता है। यहाँ आप इसे लिखित तौर पर भी देख रहे हैं, अबाउट 26 मिनट्स पर डे, इतना ये लेट हो जाती है। इसे होना कब चाहिए? इसे 12 आवर के अंतराल पर हर स्थान पर होते रहना चाहिए। और इसके पीछे जो दो फोर्स जिम्मेदार है उन्हें भी आपने देखा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा डिले क्यों होता है, ऐसा लेट क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन है मून का अर्थ के रेस्पेक्ट में, मतलब अर्थ के संदर्भ में अगर देखें तो जो मूवेबल होना, मतलब मूवमेंट होना, ये तो हम जानते ही हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मून यहाँ पर गतिमान है, यानी जो चंद्रमा है उसमें मूवमेंट चल रहे हैं, और उसके मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। ये जो लेट होने वाली, डिले वाली घटना है ये इसी वजह से होती है। यहाँ पर मून का जो रिलेटिव मोशन होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जो इसकी वेलोसिटी होती है, इसका जो मूवमेंट होता है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या होता है। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, और इसमें से यह जो है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है, यह एक तरह का काल्पनिक बल है, यानी इमेजिनरी फोर्स है। इसकी रियलिटी में कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसे मान लिया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई फोर्स होता है। लेकिन जो अभिकेंद्र बल होता है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह वास्तव में होता है। दोनों होते क्या है? तो दोनों का संबंध होता है, दोनों का रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन से, यानी वृत्तीय गति से। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु है वह किसी वृत्तीय पथ पर चलते हुए एक चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां से वो चली थी। मतलब कोई पार्टिकल है या कोई चीज है, वह एक सर्कुलर पथ पे मूव करना शुरू करती है, यानी यात्रा करना, उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और वो एक सर्कुलर पथ पर ऐसे चलते चलते अपने उसी स्थान पर वापस आ जाए जहां से वो चली थी, जहां से उसने स्टार्ट किया था, वहीं पर जाकर वो फिनिश भी करे। इस प्रकार से एक सर्कुलर पथ जनरेट होता है, और इस तरह का जो मोशन होता है इसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। अब ये जो सर्कुलर मोशन होता है, आप जानते हैं कि सर्किल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक सेंटर होता है। तो इस सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। मान लीजिए एक ही चक्कर लगाया, मान लीजिए कोई गोलाकार फील्ड है, कोई सर्कुलर मैदान है, और उसका आपको चक्कर लगाना है, उसके किनारे किनारे आपको दौड़ लगानी है। ऐसा होता है, कुछ जगह राउंड स्टेडियम होते हैं राउंड शेप के। तो ऐसा अगर आपको करना है और बार बार करना है, एक बार करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने लगा लिया, लेकिन अगर बार बार करना है तो उसमें आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा।
हालांकि ये जो मैदान है ये समतल होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा बैलेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पर मौत के कुएं वाला खेल होता है, आपने सर्कस में या जो मेले वगैरह आसपास के एरिया में लगते हैं, वहाँ पे मौत के कुएं का खेल होता है। उसमें मोटरसाइकिल सवार मौत के कुएं, मतलब एक गड्ढा बनाया गया रहता है, उसकी दीवारों पे ऐसे मोटरसाइकिल चला लेता है, या कार लेके लोग इसकी दीवारों पे ऐसे ही चला लेते हैं, तिरछा होकर बिल्कुल, उनका जमीन से टच नहीं होता, वो उसकी दीवार पर ऐसे कार को चला रहे होते हैं और बहुत रफ्तार में चलाते हैं इस प्रकार से, और उसी को देखने के लिए भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। तो वो कैसे बैलेंस बना लेते हैं, आखिर उनका बैलेंस वहाँ पर कैसे बनता है? उन्हें तो अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरफेस पर चलने के लिए पहले सरफेस का प्लेन होना जरूरी है। ऐसा राउंड शेप का सरफेस और उसकी दीवार पर जाकर चल रहे हैं छिपकलियों की तरह, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने कभी इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश की है? तो इसके पीछे जिम्मेदार जो दो फोर्सेस हैं वो यही हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों आपस में बैलेंस कंडीशन में जब यहाँ पर होते हैं, इस मौत के कुएं वाले खेल में दोनों फोर्सेस जब आपस में बैलेंस कंडीशन में होते हैं, दोनों की मात्रा बराबर होती है, ऐसी कंडीशन में जो मोटरसाइकिल सवार या कार चालक होते हैं वो अपने आप को वहाँ बैलेंस करके गाड़ी चला लेते हैं। और आपने कभी कभी सुना होगा कि इन्हीं मौत के कुएं वाले खेल में दुर्घटना होती है और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि फिर मरना तय होता है, या हाथ पैर इतना बुरे तरीके से टूटता है कि फिर जुड़ने की गुंजाइश नहीं रहती। तो उस दुर्घटना का रीज़न क्या होता है? दुर्घटना का रीज़न यही होता है कि इन दोनों के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में बैलेंस नहीं हो पाते, और ऐसी कंडीशन में चालक जो है वो अंदर की ओर फिसल जाता है, मतलब दीवार से वो अंदर फिसल जाता है और अंदर कुएं में गिर जाता है या गड्ढे में गिर जाता है, उसे चोटें आती हैं। तो ये घटना है। फिलहाल यहाँ पर जो दोनों फोर्सेस हैं उनकी बात कही जा रही है। अब प्रश्न ये है कि ये सर्कुलर पथ पे या सर्कुलर जो शेप है उसमें लगते कैसे हैं? तो आइए देखिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और आप जानते हैं कि ये जो बाहर का एरिया है इसको परिधि कहते हैं, यानी सर्कलमस्टेंस। तो सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की ओर जो फोर्स यहाँ पर आरोपित होता है यानी लगाया जाता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगाया जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में हम देख रहे हैं, जिसे कि आप कहते हैं अपकेंद्र बल। और सर्कलमस्टेंस से सेंटर की ओर, ये जो परिधि वाला दायरा है, इससे सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर जो फोर्स लगता है वो होता है अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर यानी सेंट्रीपिटल, और अपकेंद्र यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो ये दोनों फोर्सेस होते हैं और दोनों की मात्रा यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मोशन हो नहीं सकता। और हमारी अर्थ भी सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये बात आप जानते हैं। तो उसका जो पथ है वो कैसा है? इलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट है। उसका जो ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है वो कैसा है? इलिप्टिकल शेप का है। लेकिन उसका जो मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर मोशन ही तो है। मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हमने छोटा बनाया और सन को बड़ा बनाया, इसे समझ लीजिएगा। अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रही है, बार बार ये प्रोसेस दोहरा रही है। तो इसमें जो मोशन हो रहा है वो किस प्रकार का मोशन है, इसे समझिए। ये असल में सर्कुलर मोशन ही है, और सर्कुलर मोशन का जो नियम होता है वो यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी वो लॉ फॉलो होता है। यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बैलेंस कंडीशन में रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और यही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पर ये टाइड वाली कंडीशन में भी देखा जाता है, मतलब टाइडल वेव्स की कंडीशन में इसे यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये सहयोग करता है। और आगे जब हम इसी टाइडल वेव को और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो कॉरियोलिस फोर्स है उसके बारे में। कॉरियोलिस बल जो होता है उसका भी असर जो सरफेस पर वाटर है यानी जो ओशियन में वाटर है उस पर गहरी मात्रा में पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर दोनों फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा, एक अंदर की ओर लग रहा था और एक बाहर की ओर लग रहा था। जैसे दही को भिगोकर जब मक्खन निकाला जाता है, दही को मथ कर उससे मक्खन निकालते हैं, ये घटना आपने देखी होगी। तो जो मथनी होती है, जैसे मान लीजिए इस बर्तन में दही है और बीच में ऐसे मथनी डालकर इसे ऐसे दोनों हाथ में रगड़ा जाता है, मतलब दोनों हाथ से इसे हिलाया जाता है अंदर, तो पूरे दूध में लहरें उत्पन्न होती है, या जो पूरा दही होता है उसमें जो वेव्स हैं वो क्रिएट होती है। और कुछ समय बाद, कुछ देर तक जब ये प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद किनारे पर जो बर्तन होता है, जो पॉट होता है, उसके किनारे पर जो मक्खन की बूंदें हैं, जो मक्खन के पार्टिकल हैं, बटर जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर से बाहर की ओर लगता है, तो ये जितना भी क्रीम होता है, जितना भी मक्खन होता है, उसको बाहर की ओर जो बाहर का सरफेस होता है बर्तन का, पॉट का, उस पर चिपका देता है।
तो दही से मक्खन निकालने वाली घटना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के भी कई उदाहरण हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सन, मून और अर्थ का जो टाइडल वेव के संदर्भ में, रेफरेंस में कॉन्सेप्ट था, उसको समझना जरूरी था, इसलिए हमने देखा। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ चर्चा हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इसके साथ साथ इसके भाई की, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये याद रखिएगा कि ये इमेजिनरी है और वो रियल है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रियल फोर्स है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इमेजिनरी फोर्स है। और यहाँ पर इन दोनों की करामात होती है, जिसकी वजह से ये जो टाइड की घटना है ये क्रिएट होती है। और हर 12 घंटे के बाद प्रत्येक स्थान पर इसे होना चाहिए, लेकिन ये 26 मिनट के डिले पर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून भी यहाँ पर रिस्पेक्टिवली मूवेबल है, मूव कर रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसमें भी मोशन हो रहे हैं। इसी वजह से ये जो घटना है ये थोड़ी सी डिले हो जाती है, इसमें थोड़ा सा देर हो जाता है। ये हमने देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ है उसको देख लीजिए। द टाइडल मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना? 15 to 18 मीटर। ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 15 to 18 मीटर है, इतना। यह जो टाइडल वेव की हाईएस्ट सिचुएशन है यह हमें दिखती कहाँ पर है? तो यह हमें दिखती है न्यू ब्रंसविक। और न्यू ब्रंसविक कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख लीजिए, यह बे ऑफ फुंडी है। इसे सरल भाषा में समझ लीजिए, कनाडा का जो न्यू ब्रंसविक है, और इसके अलावा नोवा स्कोशिया, कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया, यहाँ आप दोनों के नाम देख पा रहे हैं, नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक। और ये है कहाँ पर? कनाडा में है। तो कनाडा के नोवा स्कोशिया और ब्रू ब्रंसविक के बीच, माफ कीजिएगा, न्यू ब्रंसविक के बीच फुंडी की खाड़ी है या बे ऑफ फुंडे है। और यहाँ पर टाइडल वेव की जो हाइट होती है, ये जो बे ऑफ फुंडी है, इसके मतलब इसके अंदर, इसके रेंज में जो टाइडल वेव्स हैं उसकी हाइट मैक्सिमम होती है। और कितनी मैक्सिमम होती है, मतलब कितनी ज़्यादा होती है? तो यह होती है 15 से 18 मीटर, यानी 15 to 18 मीटर। ये तो बात हो गई कनाडा की। अब ऐसे ही गुजरात की अगर हम बात करें तो इसे देख लीजिए। गुजरात का जो ओखा कोस्ट है, वहाँ को अगर हम देखें, मतलब वहाँ की सिचुएशन को हम देखें, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। हाइट ऑफ अ टाइड इज ओनली 2.5 मीटर एट ओखा कोस्ट ऑफ गुजरात, इंडिया। मतलब जो टाइड होता है उसकी हाइट सिर्फ 2.5 मीटर होती है। ये कहाँ पर होता है? ये ओखा कोस्ट में होता है। ओखा कोस्ट कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात भारत में है, ये बात आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से इंग्लैंड के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो इंग्लैंड के साउदर्न कोस्ट पे, इंग्लैंड का जो साउदर्न कोस्ट है उस पर साउथ कैंपटन है, और यहाँ एवरीडे 4 बार टाइड आता है। मतलब हर दिन 4 बार टाइड की घटना होती है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? 4 बार यहाँ टाइड क्यों आता है? इसके पीछे का कारण आपने जाना। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर डिफरेंट इंटरवल में 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, मतलब 2 अलग अलग टाइम इंटरवल में, या डिफरेंट जो टाइम इंटरवल होते हैं उसमें 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार नॉर्थ सी से होकर, मतलब 2 बार जो टाइडल वेव हैं वो इंग्लिश चैनल से होकर पहुँचती हैं और 2 बार नॉर्थ सी से होकर पहुँचती हैं। मतलब ये 2 रास्तों से होकर 2-2 बार पहुँचती हैं, और इस प्रकार से 4 बार यहाँ टाइड की कंडीशन क्रिएट होती है। मतलब 2 और 2 मिलकर कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स मिलकर यहाँ पे 4 टाइम्स की जो इवेंट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लैंड का साउदर्न कोस्ट है, इसे आप यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में भी देख रहे हैं, साउदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैज़ 4 टाइड्स एवरी डे। मतलब यहाँ पर 4 बार ज्वार की घटना होती है, 4 टाइम्स टाइड आता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि 2 बार यहाँ पर जो टाइडल वेव है वो पहुँचती है कहाँ से? तो इंग्लिश चैनल से होकर, और 2 बार टाइडल वेव जो है वो पहुँचती है जो नॉर्थ सी है वहाँ से होकर। और इस प्रकार से 2-2 बार मिलकर 4 बार हो जाता है, और 4 बार ये इस क्षेत्र को परेशान करती हैं। इसे हमने देखा, और ये टाइडल वेव का एक कॉन्सेप्ट था जो कि यहाँ पूरा हुआ। अब यहाँ पर आप जो टेबल देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड है। मतलब टाइड का ओरिजिन कैसे होता है, इसके पीछे अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो विचारक हैं, उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। सब लोग यहाँ पर एक मत नहीं थे, और समय के साथ साथ विज्ञान का विकास हुआ है, उसमें प्रोग्रेस हुई है। तो पहले के समय के लोगों का कुछ और मानना था, और बाद वाले जो रिसर्च हुए हैं उससे कुछ और पता लगा है। ये चीज़ें हमने यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में बहुत बार देखी हैं। जो पहले वाले थे उन्होंने सब कुछ स्टेबल मान लिया था, और बाद वाले जितने थे उन्होंने बताया कि सब कुछ मूवेबल है, यानी चलायमान है। यहाँ तक कि सन भी चल रहा है, और जो गैलेक्सी है वो भी चलायमान है, उसमें भी मूवमेंट होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देखते आते हैं। लगातार जब इन्वेंशन होती है या जो रिसर्च कार्य है वो आगे बढ़ता है, तो इससे हमें नई नई बातें सामने देखने के लिए मिलती हैं, और उससे हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। जो पीछे वाले विचार थे वो कितने गलत थे, इसको हम सुधार कर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये 5 हैं टोटल।
यह टाइड के ओरिजिन से जुड़े हुए हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन की थ्योरी है, न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत आप जानते ही हैं। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा और उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार कर डाला, इतनी बड़ी इन्वेंशन कर डाली, और हम लोग रहते तो सेब उठाकर खाने लगते। बगीचे में सेब है, सेब सर पर गिरा या हमारे ऊपर गिरे या जमीन पर गिरे फर्क नहीं पड़ता, खाने के लिए गिरा है, बस खाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने खाने की बजाय कुछ सोचा, उसे मतलब उसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश की, और इसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। तो इस प्रकार के होते हैं साइंटिस्ट, उन्हें सिर्फ खाने से नहीं मतलब होता, उनके दिमाग की खुराक कुछ और होती है। तो फिलहाल न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका जो सन है उसको देख लीजिए, यह 1687 एडी का है। एडी यानी एनो डोमिनी, इसके बारे में हमने पीछे देखा था। तो ये 1687 ईस्वी की घटना है, न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी थी। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि दो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं या कोई भी दो बॉडीज जो है, मतलब ये समझ लीजिए कि दो मास वाले पार्टिकल हैं, मतलब दो कण ही मान लीजिए, उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, यानी एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसके अंदर मास का अमाउंट ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा ग्रेविटी वाला होगा, यानी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसकी ग्रेविटी कम होगी। ऐसा हमने अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में देखा है। सन की ग्रेविटी ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर मास ज़्यादा है, और अर्थ की ग्रेविटी कम है क्योंकि उसके अंदर मास कम है। ये चीज़ थी, ये पहली थ्योरी थी, और इसके संदर्भ में एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले को भी हम देख लेते हैं। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें एक फार्मूला आता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अमाउंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट जो है यहाँ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया है। यहाँ पर यह जो r है, यहाँ जो r अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं, ये उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, दोनों जो रिजिड बॉडी है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग कहते हैं r। इसके अलावा m1 और m2 क्या है, तो m1 जो है वो पहले वाली रिजिड बॉडी का मास है, और m2 जो है वो दूसरी वाली रिजिड बॉडी का मास है। और g क्या है, तो g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g जो यहाँ पर है उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इतनी सब चीज़ों से मिलकर बनता है ये फार्मूला, जिससे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो न्यूमेरिकल वाली बात हो गई, और इसी के आधार पर बेस है न्यूटन की थ्योरी, जिसे कि हम कहते हैं न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे दिया गया था या इसे रिप्रेजेंट किया गया था 1687 ईस्वी में। इसके बाद लैप्लास की काइनेटिक थ्योरी है, ये बाद वाली है। लैप्लास की जो काइनेटिक थ्योरी है, मतलब गतिक नियम है, काइनेटिक मतलब क्या होता है, गतिक या गतिमान। तो इनका जो काइनेटिक थ्योरी है ये आया था 1755 में, यानी 1755 में, और यह भी एडी वाली ही घटना है, यानी ईस्वी। तो 1755 ईस्वी में लाप्लास की काइनेटिक थ्योरी आती है, और उससे भी हमें टाइडल वेव के कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता मिलती है। कौन थ्योरी कितनी सही थी ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि लोगों ने बहुत पहले से ही टाइडल वेव के बारे में खोजना और सोचना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट है वो विलियम वेवेल का प्रोग्रेसिव वेव की थ्योरी है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट है। विलियम वेवेल का प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग प्रगामी तरंग का सिद्धांत कहते हैं, और ये आया था 1833 ईस्वी में। इनकी जो थ्योरी थी इससे भी टाइडल वेव के ओरिजिन को समझने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। इसी प्रकार से एराय की कैनान थ्योरी थी। एराय की जो कैनान थ्योरी थी वह भी यहाँ पर उल्लेखनीय है, ये आई थी 1842 ईस्वी में। इसके बाद हैरी की स्टेशनरी वेव की थ्योरी थी। तो स्टेशनरी वेव वाली थ्योरी का जो सन है वो यहाँ पर उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह भी थ्योरी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, मतलब यह जो कॉन्सेप्ट है इसका भी डाटा यहाँ महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है क्योंकि ये जितनी भी थ्योरीज को हम देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो न्यूटन की हो, चाहे हैरी की हो, या जितने भी यहाँ पर है, वो सभी टाइड के ओरिजिन को समझने में हमारी मदद करते हैं। हालांकि जो टाइड का मूल रीज़न है, मूल कारण है, उसको हम समझ चुके हैं, उसके पीछे असली कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन कई और छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो कि हम नहीं देख पाते या अभी तक साइंटिस्ट उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये थियरीज हमारी सहायता करती हैं। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। अभी इसके बाद ये जो टाइडल वेव का कॉन्सेप्ट था ये यहीं पूरा होता है। अगला जो लेक्चर होगा वो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स पर डिपेंड होगा। हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाओं को देखेंगे, वह कैसे होते हैं और उसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, इस पर पूरा डिस्कशन होगा। इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।